We'll talk about the CBT. CBT एक्चुअल में है क्या? CBT इज गिवन बाय बेक. तो बेक जिनकी डेथ अभी हुई है कुछ मंथ्स बैक, अराउंड 99 की एज में, 90 या 99 की एज में. सो बेक ने डेवलप किया क्योंकि बेक को लगा कि जो साइको एनालिसिस है ना, साइको एनालिसिस जो फ्रॉयड ने दिया था, जो साइको एनालिसिस है, दैट इज a very lengthy and unnecessary process, so we should focus on the cognition, यानी कि cognitive. कॉग्निशन मीन्स योर थॉट्स, उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और वो ज्यादा डायरेक्ट तो होगी. और जो साइको एनालिसिस थी वो इनडायरेक्ट थी कि अनकॉन्शियस माइंड और इन सारी चीजों के बारे में बात करते थे. तो बेक डिवाइस इज स्ट्रक्चर्ड, शॉर्ट टर्म और प्रेजेंट ओरिएंटेड, नॉट कि पास्ट में क्या हुआ. शॉर्ट टर्म मीन्स ऐसा नहीं कि सालों सेशंस चल रहे हैं, जो भी 10 12 15 सेशंस हुए, दैट्स इट. Present oriented psychotherapy for depression and directed towards solving current problem and modifying dysfunctional thinking and behavior. So उनका फोकस था कि एक तो शॉर्ट टर्म हो एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड, कि आज क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि बचपन में क्या हुआ, साइकोएनालिसिस की तरह उनके अनकॉन्शियस में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुई होगी, किस वजह से ऐसा हो रहा है. नॉट दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ दैट वी एड्रेस, कि अभी क्या हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और इनका एक एक कहना था कि जो प्रॉब्लम जितनी भी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनल थॉट. डिसफंक्शनल थॉट क्या होता है कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो हमें डिसफंक्शनल बना रहा है. अब वो थॉट क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो बुक्स का नहीं है, डे टू डे लाइफ से दिया हुआ है एग्जाम्पल. कि अगर आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे, कि भाई अगर बहुत सारे लोग क्या, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर आप ये देखो कि अगर आपने या किसी एक पर्सन ने ये सोच लिया है कि जो जॉब है वो जॉब कैसे मिलेगी, अगर हमारा कुछ सोर्स होगा, कुछ जुगाड़ होगा तो मुझे जॉब मिलेगी. एक यंगस्टर है, टीनेजर, जिसने ये सोच लिया, ठीक है. तो अब उसने अगर ये सोचा है तो इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें, अगर उसने, उसके दिमाग में ये चलता है कि जॉब तभी मिलती है जब या तो किसी को पैसे दो, या मतलब जिसको हम रिश्वत बोलते हैं देंगे, या कुछ जुगाड़ लगाएंगे तभी हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो जब ये थॉट है तो उसका बिहेवियर क्या हुआ, क्योंकि जॉब इन सारी चीजों से मिलता है तो पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, तो हम पढ़ेंगे नहीं. जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने जॉब मिलने के चांसेस को और रिड्यूस कर रहे हैं. जब वो और रिड्यूस हो रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही, तो हमारा बिलीफ और स्ट्रांग हो रहा है कि अगर हम, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, या मेरे से कोई ज्यादा सोर्स वाला, पैसे वाला पर्सन आ गया जिसको जॉब मिल गई. तो हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी उसमें सच्चाई भी हो, लेकिन आपको ये डिस्फंक्शनल बना रहा है, आपके जो चांसेस हैं उसको और कम कर रहा है. तो इसी तरह से उन्होंने कई सारे डिसफंक्शनल थॉट्स दिए हैं. तो उस ये आपके को डिसेबल कर देता है, डिसफंक्शनल कर देता है. और अगर हम इसको तो सीबीटी का ये कहना है कि अगर हम उसके कॉग्निशन को चेंज कर लें किसी तरीके से, कि अगर हम इस बात पे हो जाएं, या इस चीज पे हम लोग किसी तरीके से हम कर पाए कि पर्सन क्या कहते हैं, जो अपना थॉट है उसको, अगर हम उसके किसी उसके थॉट्स को अगर हम चेंज कर पाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो उसका बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे बिहेवियर वैसे हमारे थॉट्स. ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी होगी. तो यही यही कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी का क्रक्स है कि अगर आप कॉग्निशन को चेंज करेंगे तो आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे. ठीक है. इन ए नटसेल, द कॉग्निटिव मॉडल प्रोसेस दैट डिसफंक्शनल थिंकिंग इज कॉमन टू ऑल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. उनका मानना है कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें सब में ही डिसफंक्शनल थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस होते हैं. व्हेन पीपल लर्न टू इवेल्युएट थिंक देयर थिंकिंग more realistic and adaptive way, they experience improvement in their emotional state and their behavior. क्योंकि आपका इमोशंस, आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर तीनों लिंक्ड हैं. अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव होंगे और आपका बिहेवियर भी ऐसा होगा. अगर आपको लग रहा है कि दुनिया खराब है,
है ना। अगर आपके दिमाग में आ गया, कभी कभी होता है सबका मूड हमारा लो है बहुत, तो हमें लगेगा यार दुनिया बहुत खराब है, लोग मतलबी होते हैं, ये सारी चीजें वो हमारे दिमाग में चल रहा है, तो क्या होगा, ये आपके थॉट्स हैं। इमोशंस कैसे होंगे कि आप बुरा फील करोगे, सैड फील करोगे। बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि लोग बुरे हैं, दुनिया खराब है, तो लोगों से बातचीत करने की क्या जरूरत है, आप सबसे कट ऑफ होके रहो, किसी का फोन मत उठाओ, किसी से बात मत करो। तो अगर यही थॉट अगर हम चेंज कर लें तो हमारा इमोशंस और बिहेवियर भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो यही है सीबीटी, और कुछ नहीं है। तो इसको हम सीबीटी बोलते हैं, तो आपने थॉट्स में चेंजेस करने पे, और यही प्रोसेस है। तो इसमें हम क्लाइंट को, जो पेशेंट है, बच्चा है, जो भी है, उसको हम सिखाते हैं कि अपने थॉट को कैसे इवेलुएट करो, उसको बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। दैट इज व्हाट सीबीटी इज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, जहां पे आप सीबीटी यूज होता है। यूजुअली डिप्रेशन के लिए इसको डेवलप किया गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द अब आज की डेट में ये यूज होती है। तो ज्यादातर ज्यादातर प्रॉब्लम्स में इसको हम यूज करते हैं। ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट डिसऑर्डर्स का। देन आता है कि ट्रीटमेंट होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ओवरव्यू ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, डेवलपिंग द थेरेपेटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट चीज, आपका रिलेशनशिप अगर आपके क्लाइंट के साथ में अच्छा नहीं है, थेरेपेटिक वर्किंग रिलेशनशिप जिसको हम रैपो बोलते हैं, अगर अच्छा नहीं है, तो आप कुछ भी उसको समझाओ नहीं समझ में आएगा। आप किसकी बात सुनते हैं, जिसके साथ आपका, आप जिसको समझते हैं कि ये पर्सन मेरी बात समझ रहा है, उसी की बात आप सुनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप, थेरेपेटिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है ये। तो अगर वो नहीं है तो अब आपका जो कितनी भी टेक्निक्स अब अच्छी से अच्छी आप यूज करोगे, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा, डेवलपिंग थेरेपेटिक रिलेशनशिप इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। तो डेमोन्स्ट्रेट गुड काउंसलिंग इज एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, आप एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट को ये नहीं लग रहा है कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि आप समझ रहे हैं एक्यूरेटली अपने क्लाइंट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर योर कंसेप्चुलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। तो जब ये सारी, फिर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं सारे, तो ऐसा नहीं है कि आप बताते नहीं क्लाइंट को कि आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ आप डिस्कस करते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम ये है, ये वजह हो सकती है, इसको ऐसे ऐसे हम ट्रीट करेंगे, इसमें ये आपका रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सा तो ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर भी करते हैं। देन कोलेबरेटली मेक डिसीजंस की, और क्लाइंट के साथ बैठ के डिसीजन होता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन में चीजें होंगी, कितने सेशंस होंगे, सारी चीजें जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी परेशान है, और अगर वो पूछता है कितना टाइम लगेगा, आप एक उसको एग्जाम्पल, एक उसको दे नहीं पाते हैं एस्टिमेट कि कब तक, अगर आपने आपको बता था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 10 सेशन भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। जब इस तरह स्ट्रक्चर उसको नहीं पता लगेगा, तो स्ट्रक्चर बताना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने सेशन, तो आप उसको बोल सकते हैं 15 to 20 सेशंस लगेंगे या 5 सेशंस लगेंगे, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। 10 to 15 यूजली सीबीटी का आप रख सकते हैं। तो मतलब सेशंस होते हैं, मतलब छोटा पीरियड के लिए होते हैं ये थेरेपी। साइकोएनालिसिस सालों तक चलती है, अगर आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। एंड सीक फीडबैक, एंड ऑल्सो यू टेक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया वही सही है, उसका भी फीडबैक कि भाई क्या है, इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके कुछ डिसएग्रीमेंट तो नहीं है। और एक जो गोल होता है किसी भी थेरेपी में या काउंसलिंग में, कि क्लाइंट को इनेबल करना, कि क्लाइंट हमारा इनेबल हो कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वी आर टीचिंग देम एक्चुअली। टीबीटी में की बात करें अगर हम, तो वी टीच आवर क्लाइंट कि कैसे अपने थॉट्स को इवेलुएट करना है, कैसे उसके इम्पैक्ट को समझना है, कैसे उसको ठीक करना है। तो इट इज ए, मतलब एक तरह का हम उसको सिखाते हैं इन सारी चीजों को। प्लानिंग ट्रीटमेंट एंड स्ट्रक्चर सेशन। सो स्ट्रक्चर करना सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्लानिंग ट्रीटमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग सेशंस में, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि
भाई कितने सेशंस लगेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, ये उसको बताना। इससे क्या होगा, उसकी एंजाइटी या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी, एंजाइटी कम होगी। क्योंकि जब आपको कोई चीज पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, या जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं भी जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस आएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो आपको एंजाइटी होगी। सिमिलरली पेशेंट को भी एंजाइटी होती है, और वो तो और भी इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उनको और होने का प्रॉब्लम होता है। तो ये चीजें, प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के साथ डिस्कस करना। आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डिसफंक्शनल कॉग्निशन। अब ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके प्रॉब्लमेटिक थॉट क्या है। भाई हम बात कर रहे थे ना, कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव कॉग्निशन मतलब थॉट्स होते हैं। तो थॉट्स को फाइंड आउट करना कि कौन सा थॉट्स है कि वो डिसफंक्शनल है, विद क्लाइंट, आपको नहीं, विद क्लाइंट के साथ में बैठ के आप ये डिस्कस करते हैं और उसको बाहर क्या कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन कौन से थॉट्स हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो ये है कि गाइडेड डिस्कवरी, कि जहां से क्लाइंट के पास है कि भाई अगर कोई क्लाइंट एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई ये कह रहा है कि मेरी मेरी जॉब नहीं लगेगी, ये मुझे तो जॉब मिल ही नहीं सकती है, तो देन ग्रेजुअली विल ट्राई टू फाइंड आउट क्यों, उसको ऐसा क्यों लग रहा है। क्या वो एजुकेटेड नहीं है, क्या वो, उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, क्या उसने पहले से जॉब नहीं किया हुआ है, या सिर्फ सैडनेस है, मूड खराब है, या डिप्रेशन में है, इस वजह से हेल्पलेस फील कर रहा है, होपलेस हो रहा है, उसकी वजह से इसको नहीं हो रहा है। तो वो फैक्ट्स हम उसके सामने रखते हैं, और वो डिसफंक्शनल थॉट जो हेल्पलेसनेस का है, वो फाइंड आउट करने की कोई। इसी तरह से और भी डिसफंक्शनल थॉट्स हो सकते हैं। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम क्लाइंट के साथ कर सकते हैं इन सेशन। जैसे एक एग्जांपल बिहेवियर एक्सपेरिमेंट का मैं बताता हूं, जैसे ओसीडी है। ओसीडी आपने सुना है सबने? यस सर। सो ओसीडी में क्या होता है कि भाई उसको पर्सन को क्या होता है कि उसको उसे उसको गंदगी से है, तो उसको बहुत एंग्जाइटी होती है। कोई चीज टच कर लिया उसने, टेबल का, अगर सपोज टेबल टच कर लिया, उसको लगा कि कोई जर्म्स होंगे, उसको बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। जब तक वो हाथ नहीं धुलता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, और एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। तो अब क्या करते हैं बिहेवियर, और एक्चुअली क्या है, एंग्जाइटी, कभी भी आप बहुत एंग्जियस कंटिन्यूअसली 2 दिन 3 दिन नहीं रह सकते। आपका एंग्जाइटी जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो 30-40 मिनट तक होता है। ये हमारी बॉडी का प्रोसेस है, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, वो मैनेज करते हैं। कि आपने कोई डर, आप एग्जाम में गए, आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता, आपकी बहुत धड़कन बढ़ रही है, बहुत तेजी से पसीना आ रहा है और एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन आपको एग्जाम आए या ना आए, पेपर हाथ में आ गया आपके, एक बार आपने देख लिया, आपको उसमें कुछ भी नहीं पता है, तो 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपकी एंग्जाइटी डाउन हो जाएगी। हाँ बस, उसके सब, और उसके बाद नॉर्मल उसमें आ जाएगी, क्योंकि बॉडी आपकी जो सिस्टम को है वो शट डाउन करना शुरू कर देती है कि ठीक है, एंग्जाइटी तो एक इनिशियल लेवल पे एंग्जाइटी ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। तो इसमें बिहेवियर एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं उसके साथ में, उसको गंदगी से, सो सम टाइम व्हाट आई हैव डन, वो मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे शूज पहन रखा है उसने, सो शूज का जो सोल है उसको टच करने के लिए हम बोलते हैं, इसको टच करो और देखो कि, क्योंकि उसको लगता है एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, इसलिए वो हाथ धुल लेता है। तो हम उसको टच कराते हैं, और टच कराने के बाद में उसको हाथ नहीं धुलने देते हैं। तो जब हाथ नहीं धुलने देते, उसको लगता है एंग्जाइटी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ती है कुछ देर तक, और फिर सब कम कम हो जाती है। तो उसको हम ये उसको बताते हैं, या बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हाथ, अ, अगर आपका कहीं मतलब टच कर गया, या अननेसेसरली आपको जो ये होता है कि हाथ गंदे हो गए, कुछ लग गया होगा, या जर्म्स होंगे, बीमार हो जाऊंगा, तो ये थॉट आपका और उससे रिलेटेड एंजाइटी, ये ये आपका ओसीडी का हिस्सा है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। नॉर्मल लोगों को एक बार हो गया कि ठीक है, खाना खाने से पहले जा रहे हैं, हाथ धुल लिया, या जो सारी चीजें कर ली वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो हाथ ही धुलते रहते हैं, बट ये ऐसा करते रहते हैं। तो इनको हमें ये सिखाना होता है कि देखो, आपकी एंग्जाइटी, आप टच करते हो, जैसे आपने सोल टच किया, आप मेरे सामने बैठे हुए हो, तो एंग्जाइटी आपकी अपने आप से काम डाउन हो रही है, आधे घंटे में देखो खत्म हो गई। उसको रेट भी करवाते हैं कि तुरंत करवाते हैं, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, ऐसे आधे घंटे तक करवाते हैं। तो देखते हैं कि उसकी रेटिंग कम हो गई, 0 to 5 की स्केल में हम लोग करा देते हैं, या 10 की स्केल में।
तो उसको हम ये बताते हैं कि देखो अगर ऐसे आप नहीं भी धुलोगे तब भी आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप धुल लेते हैं हाथ को, तो आपको ऐसा लगता है कि धुलने से एंग्जाइटी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये इसको आप धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये एक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट है जो आप करते हैं अपने का। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इम्फेसाइजिंग द पॉजिटिव, अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, उसको भी हमें इम्फेसाइज करना है, बिकॉज वो हमें हेल्प करेंगे उसको प्रॉब्लम से निकालने में। फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंज बिटवीन सेशंस, बिटवीन सेशन आपने उसको सिखाया, जैसे ये प्रैक्टिस कराया मैंने एक सेशन में उसको, जैसे मैंने बताया आपको, फिर उसको घर में यही प्रैक्टिस करने के लिए देना है। उनको क्या होता है, जैसे टॉयलेट का दरवाजा खोला तो उनको लगा कि गंदा होगा, तो बार बार उसको धुलेंगे, फिर साफ करेंगे, फिर हाथ धुलेंगे, ऐसा करते हैं, या 10 टाइम 20 टाइम्स ऐसे। तो उनको भी वहां भी प्रैक्टिस होना कि आपको जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, आपने दरवाजा खोला, टॉयलेट यूज किया, बाहर आए, अपने हैंड वॉश किए और अपना काम करने में लग गए। सो आपको ये करना है। उसके बाद अगर एंग्जाइटी होती भी है कि 4 बार 5 बार और धुलें, तो आपको नहीं धुलना है, धीरे धीरे एंग्जाइटी कम हो जाएगी। तो ये उनका होमवर्क होगा। तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो होमवर्क में हम जो हम सेशन में करते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। एनी क्वेश्चन? श्रद्धा, ज्योति जी, नरेंद्र जी, विजय, विजय लक्ष्मी जी? नो सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? सर, हाँ बोलिए। अगर हम जैसे किसी को थेरेपी देते हैं तो हम क्या उसको बता दें कि हम आपके सीबीटी अप्लाई करेंगे या कर रहे हैं? हाँ हम बोलते हैं सीबीटी करते हैं, बोलते हैं कि हम सीबीटी करेंगे, सीबीटी उनको बताते हैं कि सीबीटी क्या होती है। ठीक है सर। जी कौन बोल सर। रहा मैं सर वाइफ हूँ नरेंद्र सिंह के। है? अच्छा, तो आप दे रहे हैं क्या? वही मैंने कहा नाम आपका आ रहा है और आप। मैं ज्योति हूँ, सर ज्योति हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो मेरे वाले से पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही, मैंने इनका ले लिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देन अब हम आते हैं कॉग्निटिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन की, क्या होता है और क्यों होता है, क्या कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारा क्या कहती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये कहती है, कॉग्निटिव मॉडल जो देखो एक साइड में आपका लिखा होगा, क्या कहता है कि सिचुएशन, इवेंट, ऑटोमेटिक थॉट्स। कोई सिचुएशन हुई कि आपका हाथ कहीं टच कर गया, ऑटोमेटिक थॉट्स क्या आया कि आपके हाथ गंदे, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड रिएक्शन क्या होता है, इमोशनल, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल, कि आपकी बॉडी में इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, आपके मतलब आप में इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियर में आपके चेंजेस हो रहे हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। जैसे बोला ऑटोनॉमिक और पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है। स्वेटिंग होना शुरू हो गया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो ये ऐसे होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सिचुएशंस क्या है, ऑटोमेटिक थॉट क्या है, अभी और डिटेल में हम जाएंगे, और रिएक्शन उसका क्या हो रहा है, इमोशनल, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल, और उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तभी तो हम डिसाइड करेंगे जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है उसको हम कैसे इस मॉडल के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन लेके इस मॉडल के हिसाब से उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे सीबीटी का। ठीक है, तो एक तो ये कॉग्निटिव मॉडल होता है। अब बिलीफ क्या होता है ये समझना है। एक सिस्टम, एक चीज होती है बिलीफ, ये तो ऑटोमेटिक थॉट्स हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। तो तो बिलीफ क्या है, बिगिनिंग इन द चाइल्डहुड पीपल डेवलप सर्टेन आइडियाज अबाउट देमसेल्फ, हम अपने बारे में कुछ ना कुछ एक धारणा बनाते हैं, जिसको अपने बारे में और दुनिया के बारे में। तो their most central or core belief or enduring understanding so fundamental and deep that they often do not articulate them, even to themselves. To person regard these ideas as a absolute truth, just the way things are. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आप क्या कहते हैं, आपको बचपन में बहुत कंपेयर किया गया, आपको बोला गया कि आपका भाई, आपका कजिन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे पूरा परफॉर्म करते हो, आप तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते, वो देखो कितना अच्छा करता है, आप तो कुछ अच्छा करते ही नहीं हो। ग्रेजुअली आपको कंपेयर करते 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 आपने खुद इसको
आपका जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट और सारी चीजें होती हैं, तो आप अपने ऊपर बिलीव करने लगे, आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि मैं तो बुरा हूं। कई बार बच्चों से पूछोगे कि आप कैसे हो, तो बोलेंगे मैं तो बहुत शैतान हूं। क्यों कहा? क्योंकि उनको किसने बताया? और लोगों ने। तो उसी तरीके से हम भी अपने बारे में बता कि ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसके लिए वो सोचता नहीं है। कोई भी काम आएगा ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आना शुरू हो जाए। बिलीफ क्या बना हुआ है? बिलीफ सिस्टम उसका है कि वो कुछ कर नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि उसने बचपन से यही सुना है, और नाउ द पर्सन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। तो ये उसका बिलीफ सिस्टम है, और उससे बिलीफ से रिलेटेड ऑटोमेटिक थॉट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि क्योंकि मैंने तो कभी अच्छा किया ही नहीं, अगर मैं कुछ करूंगा तो हमेशा खराब ही होगा। तो दीज आर द ऑटोमेटिक थॉट्स। तो बिलीफ होता है जो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से धीरे 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 करके डेवलप होता है हमारे अंदर। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वो दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रही है पिक्चर? हाँ सर, फॉन्ट साइज काफी छोटा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ, अभी अभी बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा, है ना? दिख रहा है नहीं? हाँ, दिख रहा है। ओके। तो अब देखो, ये है बिलीफ, आई एम इनकम्पिटेंट, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कंपिटेंट हूं ही नहीं। तो कहां से क्या हो रहा है? अब देखो, इसको कौन फीड कर रहा है? इसको, इसके अंदर सारे एरोस जा रहे हैं, तो कौन फीड कर रहा है? क्या फीड कर रहा है? और हम बहुत सिलेक्टिव थिंकिंग के हो जाते हैं इसमें। अब क्या है? डिफिकल्टी विद न्यू कंप्यूटर स्किल्स। भाई कंप्यूटर सीखना चाह रहा था, नहीं सीख पा रहा है, उसमें डिफिकल्टी आ रही, उसने कंट्रीब्यूट किया, आई एम इनकम्पिटेंट। डिफिकल्टी इन अप्लाइंग लोन, लोन के अप्लाई किया, नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, आई एम इनकम्पिटेंट। प्लस जैसे प्रेज फ्रॉम द बॉस, है ना? बॉस ने या टीचर ने, अगर बच्चे हैं तो उनका उनकी कुछ तारीफ की, तो उन्होंने बोला, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं? आई डोंट डिजर्व इट। मैं नहीं नहीं नहीं, मेरे मैं तो डिजर्व नहीं करता, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया होगा, तो वो डिजर्व नहीं करता मैं। तो फिर वो उसको फीड कर दिया आपने थॉट को। उसी तरह से चूज हेल्थ प्लान। अब वो कोई इंश्योरेंस या हेल्थ प्लान ले रहा है, बट इट टुक मी ए लॉन्ग टाइम, बस उसको चूज करने में बहुत टाइम। अब उसने चूज किया हेल्थ प्लान, डिसीजन लिया लिया, लेकिन क्या हुआ? अपने आप को क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं तो डिसीजन नहीं ले पाता, बहुत लेट मैंने डिसीजन लिया, तो आई एम इनकॉम्पिटेंट। अब ये क्या है? पेड बिल्स ऑन टाइम, यानी अच्छे कोई काम किए, फिक्स प्लम्बिंग प्रॉब्लम कोई चीज सॉल्व कर ली, तो उसको अंदर जाने नहीं देता वो। उसको कहता है ये तो किसी और वजह से हो गए होंगे। जो नेगेटिव चीजें हैं वो अंदर लेता है, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को ये फीड करता रहता है। तो जो भी, अब क्या होता है कि हम सब में ऐसी आदत, जो हमारे हिसाब से फिट बैठती हैं चीजें, वो हम अपने बिलीफ सिस्टम में घुसाते रहते हैं। जो हमारे हिसाब से फिट नहीं बैठती हैं उनको हम फिल्टर आउट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको आईफोन लेना है और एंड्रॉइड फोन है, आपका मन है आईफोन लेने का, तो आप उसमें हजार अच्छाइयां ढूंढेंगे, और एंड्रॉइड वाले में हजार कमियां ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको लेना है। तो अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फीड करते रहते हो। तो ये चीज होती है ऐसी। तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है अपने क्लाइंट के साथ में, कि ऐसा क्या उसके साथ हो रहा है। ठीक है? तो अब आता है कि एटीट्यूड, रूल्स एंड एजम्पशंस, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया कि आपको ये समझनी, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक जो आपको समझने पड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। एटीट्यूड, रूल्स एंड एजम्पशंस क्या होता है? एटीट्यूड क्या है? इट इज टेरेबल टू फेल। मतलब एटीट्यूड क्या है कि भाई अगर फेल हो जाएंगे तो बड़ा भयावह होगा, भयानक चीज होगी वो। रूल में क्या आ गया? गिव अप इफ ए चैलेंज सीम्स टू ग्रेट, है ना? रूल क्या है कि भाई फेल होना बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत भयावह बात है। तो वो रूल हमने क्या बनाया कि अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि फेल होने की फीलिंग को फेस करना मुश्किल काम है। तो चैलेंज ज्यादा आ रहे हैं तो छोड़ दो इसको, वो काम ही मत करो। एजम्पशन क्या है? इफ आई ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट, आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा। एंड इफ आई अवॉइड डूइंग इट, इट विल बी ओके। तो कई बार डर के मारे बहुत सारे लोग एग्जाम ही नहीं देते हैं, इस बार नहीं, अगली बार देंगे, अगली बार नहीं, अगली बार देंगे, इसी तरह के और सिचुएशंस।
कि अच्छा अभी नहीं करते हैं फिर कर लेंगे, तो दे ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि उनको उस चीज को करने में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, उनको लगता है वो फेल हो जाएंगे, तो इससे अच्छा उसको अवॉइड ही कर दो। तो ये होता है एटीट्यूड, रूल्स एंड एजम्पशंस एंड कोर बिलीफ, इंटरमीडिएट बिलीफ एंड ऑटोमेटिक थॉट्स। अब बिलीफ हमने समझा, तो कोई कोर बिलीफ है। कोर बिलीफ क्या है? आई एम इनकम्पिटेंट। इंटरमीडिएट बिलीफ्स में ये आते हैं एटीट्यूड, रूल और एजम्पशंस, कि भाई मैं इनकम्पिटेंट हूं, मैं फेल हो सकता हूं, फेल होना बहुत बुरी बात है ना। तो अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इट इज बेटर टू अवॉइड दैट इंस्टेड ऑफ फेलिंग। फेल होने की बजाय अवॉइड करना ज्यादा जरूरी है। ये इंटरमीडिएट थॉट हो गया। ऑटोमेटिक थॉट्स आपके क्या हो गए? ऑटोमेटिक थॉट्स ये हो गए कि मैं इनकम्प्लीट, मैं क्या कहते हैं, मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी लाइफ में यही सारी चीजों की, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक थॉट्स में आ जाती हैं आपके। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। और ऐसे ही जो भी आपके पास क्लाइंट आता है, बच्चा आता है, या जब आप काम करते हैं, तो एनालाइज उसके बिहेवियर को ऐसे ही करना पड़ेगा, और ये थोड़ा थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तब आगे आपका होता रहेगा। अब देखो, रिलेशनशिप ऑफ बिहेवियर टू ऑटोमेटिक थॉट्स। कोर बिलीफ क्या है? आई एम इनकॉम्पिटेंट। इंटरमीडिएट बिलीफ क्या है? इट इज टेरेबल टू फेल। रूल क्या है? आई शुड गिव अप इफ चैलेंज सीम्स टू ग्रेट, ज्यादा होते हैं तो। एजम्पशन क्या है? इफ आई ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो तो क्या होगा, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इससे अच्छा है उस चीज को अवॉइड ही कर दो, वो काम ही मत करो। सिचुएशन क्या है? जैसे रीडिंग ए न्यू टेक्स्ट, और आप कह सकते हो कंप्यूटर स्किल सीखनी है, या जो भी चीजें। ऑटोमेटिक थॉट क्या आएगा? दिस इज जस्ट टू हार्ड, आई एम सो डम। ऑटोमेटिक क्या है कि ये हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, मैं कभी इसको नहीं सीख सकता, है ना। अ, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक थॉट्स, कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। रिएक्शन क्या होगा? अब ये रिएक्शन आपके 3 लेवल पे आते हैं, जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया है। इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। इमोशनल क्या हो गया? डिस्करेजमेंट, कि आपको, आप डिस्करेज फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिजियोलॉजिकल क्या? हैवीनेस इन द बॉडी, हेडेक हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, वो सारी चीजें। बायोलॉजी, मतलब आपकी बायोलॉजी में चेंज होंगे। बिहेवियर क्या होगा? आप काम नहीं करोगे, वो चीजें नहीं सीखोगे। कई बार आप अपने आसपास देखोगे, जैसे किसी को कार सीखना है, बाइक सीखना है, सारी चीजें, तो उनको लगता है वो तो कर नहीं पाएंगे, उनको लगता है कि वो, कोर बिलीफ ये हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट बिलीफ क्या है? कि एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे अच्छा ना ही सीखो तो अच्छा है, या उनको, उनके अंदर जो भी डर है, तो वो कोर बिलीफ, रूल्स और जम्पशंस हो जाएंगे कि भाई छोड़ दे, इससे अच्छा ना ही सीखना, छोड़ देना, वो ज्यादा अच्छा है। और उसको वो सीखना पड़, अब मान लिया उसी तरीके से उसको अगर कुछ सीखना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक थॉट क्या आएगा? कि नहीं हो सकता मुझसे, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। आप चला सकते हो या दूसरे लोग चला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चला सकता, ये ऑटोमेटिक थॉट। अब रिएक्शन क्या होगा? इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा पर्सन, क्योंकि चलाना एक स्किल है, सीखना है, वो सीख नहीं पा रहा है, और प्रेशर आ रहा है कि करना है, तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। फिजियोलॉजिकली क्या होगा? कि उसका डर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉडी में चेंजेस, हार्ट बीट, ये सब सारी चीजें बढ़ सकती हैं। बिहेवियर क्या है? कि वो अवॉइड करेगा, उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब देखो, जी सर। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको देखते हैं। सिचुएशन क्या है? एग्जांपल्स हैं कुछ जो सैली फील्स एग्जॉस्टेड, फिजियोलॉजिकल ट्रिगर व्हेन शी वेक्स अप। ऑटोमेटिक हम, क्या हुआ? वो एग्जॉस्टेड फील कर रही है जब सो के उठी, मे बी डिफरेंट, किसी भी रीजन से तबियत नहीं ठीक है या कुछ भी है। ऑटोमेटिक थॉट क्या है? आई एम टायर्ड टू गेट अप, देयर इज नो यूज इन गेटिंग आउट ऑफ द बेड, आई डोंट हैव इनफ एनर्जी टू गो टू द क्लास और स्टडी। ऑटोमेटिकली उसके थॉट्स आना शुरू हो गए कि मैं नहीं उठ सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत थकी हूँ, नींद अच्छी नहीं आई। इमोशंस क्या हो गया? सैडनेस, कि फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, सारा सैडनेस हो गई। फिजियोलॉजिकल हैवीनेस इन बॉडी आ जाएगा। एंड ऑटोमेटिक थॉट्स क्या हो गया? ऑटोमेटिक थॉट्स क्या हो गए आपके?
कि what if gives a pop quiz, what if he won't let me take the makeup quiz, what if he counts against my grade। तो अब ये भी डर बना हुआ है। ऑटोमेटिक थॉट्स क्या हुए कि भाई पता नहीं क्यों ऐसा ना हो कि टीचर नाराज हो जाए, वो मेरे मार्क्स ना ऐड ऑन करे, मुझे फेल कर दे, ये सारी चीजें थॉट्स आना शुरू हो गए। इमोशंस क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी। देखो एक सीक्वेंस में चल रहा है सारा, एक मतलब सर्कल में। पहले थकावट की वजह से आए आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इमोशंस, उसी तरह से ऑटोमेटिक थॉट्स फिर आया उसको कि कहीं फेल ना कर दे, कुछ ना हो जाए, तो एंग्जाइटी हो गई। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गई, और हार्ट बीट उसने नोटिस की। एंड देन अगेन ऑटोमेटिक थॉट्स की भाई मेरे ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है कि मेरे हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज है ना। अब कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इमोशंस क्या होगा, और एंजाइटी बढ़ गई। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है कि बॉडी टेंस हो गई, आपको टेंस फील करने लगे, और हार्ट आपका बीट कर ही रहा है। और तो अब फिर आपके दिमाग में थॉट आया कि यार मैं इस जाऊंगी, क्या कहते हैं, स्कूल या कॉलेज या काम करूंगी तो हार्ट भी बढ़ेगी, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, इससे अच्छा है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इट इज बेटर टू स्टे इन द बेड, बेड में ही पड़े रहो। इमोशंस क्या हुआ, आपको रिलीफ फील हो गया कि ठीक है अब नहीं करना पड़ा, इतनी प्रोसेस के बाद आप बेड में थे, बेड में ही पड़े हुए हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, टेंशन और हार्ट रेट आपका कम हो गया क्योंकि आप बिस्तर पे पड़े हैं। बिहेवियर आपका क्या हुआ कि बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं आप, और आपने लर्न कर लिया। आप सोचो, आपने लर्न कर लिया कि क्या कहते हैं, अगर इस तरह की जो जो दो दो कोई भी फिजिकल हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उसको एट्रीब्यूट कर लिया। आपने क्या किया, आप चुपचाप बिस्तर पे पड़े हैं, कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है आप यही करते हैं, आपकी हार्ट बीट शांत हो जाती है, आपको लगता है कि ये रही सही बिहेवियर है, और उसको आप कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम मेंटेन्ड रहती है, एंजाइटी की हो या डिप्रेशन की हो या कोई और प्रॉब्लम हुई। और ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहती हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट दीज, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। सिमिलरली व्हेन यू आर वर्किंग विद एडल्ट और चिल्ड्रन, you have to find out these things। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो चीज है उस पर हम आते हैं, द इवेल्युएशन सेशन। हम इवेल्युएट कैसे करें भाई, यही तो हम बोल रहे थे कि और हमारा जो गोल है असेसमेंट का क्या हो। भाई असेस करोगे तभी तो डिटेल मिलेगी आपको। तो सबसे पहले तो यही करना है कि इसको हम केस फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जैसे ये आप पीछे देख रहे थे, आई थिंक इससे आएगा, हाँ, ये देख रहे हैं, इसको हम केस फॉर्मुलेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट से लेते हो, उस इंफॉर्मेशन को कॉग्निटिव जो मॉडल है, जैसे ये दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है केस हिस्ट्री लेके कि उसका कोर बिलीफ क्या है, ऑटोमेटिक बिलीफ क्या है, एटीट्यूड क्या है, रूल्स क्या है, एजम्पशंस क्या है, और उसके बेस पे आगे आप डिसाइड करते हो ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या है, बायोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, इमोशनल और बिहेवियर क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, कहाँ पे आप इंटरवीन करोगे। भाई इंटरवीन ही तो करोगे, इस बिहेवियर को चेंज करोगे या आप उसके थॉट्स को चेंज करोगे, इसीलिए इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। मेन फोकस कॉग्निशन पे होता है, लेकिन बिहेवियर टेक्निक्स भी यूज करते हैं। बच्चों के केस में थे मतलब कॉग्निशन का यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी लॉजिकल प्रोसेस उतना डेवलप नहीं होती लेकिन अगर उनके बिहेवियर में हम चेंज करें तो इमोशंस में भी चेंज आते हैं और कॉग्निशन में भी चेंजेस आते हैं। तो छोटे बच्चों के केसेस में हमारा मेन फोकस बिहेवियरल टेक्निक्स पे होता है कि जैसे बच्चा रो रहा है और उसको कोई चीज मिल गई खाने के लिए, जिद कर रहा है, चॉकलेट मांग रहा था, पेरेंट्स ने उसको चॉकलेट दे दी, उसने बिहेवियर क्या सीख लिया, उसने बिहेवियर ये सीख लिया कि भाई अगर मुझे चॉकलेट चाहिए तो रोने लगो, मम्मी पापा दिलवा देंगे, है ना। और उसका थॉट प्रोसेस भी वैसे डेवलप होना शुरू किया कि मम्मी पापा कैसे दिलवाएंगे, रोने से दिलवाएंगे। उसके दिमाग में वो सिस्टम, बिलीफ सिस्टम सेट हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन उसको आप समझाओगे तो नहीं समझ में आएंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं, बिहेवियर थेरेपी का यूज करते हैं, बिहेवियर टेक्निक्स का यूज करते हैं कि भाई कितना भी रोए आप इसको नहीं दोगे चॉकलेट। हाँ, अगर वो प्यार से मांगता है कि मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए, प्लीज दिलवा दोगे क्या, तो सही तरीका है मांगने का, तो आप इसको दिलवा दो। तो ग्रेजुअली उसके सोचने के तरीके में आएगा कि भाई रोने से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब हम
प्रॉपरली हम पूछते हैं और तो मुझे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्रेजुअली वो ये चीज सीख जाएगा। तो ये इस तरीके से हम उसको सिखाते हैं बिहेवियर के थ्रू। कॉग्निशन के थ्रू हम जब बड़े लोग होते हैं तो उनमें कॉग्निशन के बारे में बात करते हैं, थॉट के लेवल पे हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में फॉर्मुलेट द केस। तो केस फॉर्मुलेशन बता दिया मैंने क्या हुआ, क्रिएट एन इनिशियल कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। जैसे मैंने बताया उस इंफॉर्मेशन को इस तरह के आप उसमें डालते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, उसकी एक उसके जो केस हिस्ट्री है उसके हिसाब से इसको हम सेट करते हैं। डिटरमाइन वेदर यू विल बी एन एप्रोप्रिएट थेरेपिस्ट। पहली चीज की क्या आप उसके एप्रोप्रिएट थेरेपिस्ट हो गए या किसी और के पास भेजना है किसी भी रीजन से। डिटरमाइन वेदर यू कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट डोज ऑफ द थेरेपी, कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पेशेंट आपको सूट करता है या वो टेक्निक्स आपको आती हैं कि नहीं आती हैं, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले तो ये डिटरमाइन कर लो कि आपके पास केस रहेगा या नहीं रहेगा, या आपको लगता है आप हैंडल नहीं कर पाओगे, किसी और को भेजना है। डिटरमाइन वेदर द एडजंक्टिव ट्रीटमेंट और सर्विसेज मे बी इंक्लूडेड, कि क्या आपको लगता है डिप्रेशन या जो भी प्रॉब्लम है कि इतनी प्रॉब्लम है इसमें मेडिसिन देनी है, क्या डॉक्टर को भी इन्वॉल्व करना है, मेडिसिन के लिए इसको रिफर करना है या नहीं करने की जरूरत है, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इनिशियली थेरेपेटिक अलायंस विद द पेशेंट्स, देन एंड विद फैमिली मेंबर्स। तो यू ट्राई टू डेवलप ए रैपो विद फैमिली एंड द क्लाइंट। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको। begin to socialize the patient into the structure and process of the therapy। तो सेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, थेरेपी क्या होती है, उसके बारे में पेशेंट को हम बताना शुरू करते हैं, फैमिली मेंबर्स को, क्या है, कैसा है, क्या हम करते हैं, कैसे आप ठीक होगे, ऑल दोस थिंग। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड सेट ब्रॉड गोल्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको, कि कॉलेज नहीं जा पा रहा है या सफाई से उसको दिक्कत हो रही है, हाथ बार बार धुलता है, बहुत टाइम उसमें जाता है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है और हमारा गोल क्या है, कि हम उसको क्या चीज हम कम करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम जो है पेशेंट की प्रॉब्लम कम हो, वो ज्यादा बेटर फील करे। तो ये चीज रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहते हैं, ये जब हो जाता है देन ओनली, तो ये चीजें आपको बतानी होती है कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीजें हैं और इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है। मैंने आपको पहले बताया, जैसे कोर बिलीफ उसको पहचानना है आपका, उसका एटीट्यूड, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये प्रैक्टिस से होगा आपको। तो वो पहचानने हैं, उस फॉर्मेट में रखने हैं, प्रॉब्लम कहाँ है आइडेंटिफाई करनी है, उस प्रॉब्लम के लिए हमें करना क्या है वो हमें डिसाइड करना है। अगर किसी की हार्ट जैसे इमोशनल, बिहेवियरल और ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी, अभी थोड़ा सा और बताता हूँ ट्रीटमेंट का मैं आपको। तो ग्रीट द पेशेंट, सो स्ट्रक्चर ऑफ द असेसमेंट सेशन क्या होगा भाई, उसको ग्रीट करोगे, उसको बिठाओगे, रिलैक्स करोगे, तभी तो आप आगे काम करेंगे। एंड साथ फैमिली मेंबर और पेशेंट के साथ में बैठ के ये डिसाइड आप करोगी कि भाई क्या क्या चीजें हम क्या कहते हैं करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से सेशन फैमिली मेंबर्स करेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ क्या क्या बात करनी है, क्लाइंट के साथ क्या क्या बात करनी है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड एजेंडा हम डिस्कस करते हैं कि भाई थेरेपी से क्या क्या चेंजेस होंगे। ऐसा ना हो कि वो आपके पास आए बोले कि आपको जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे दवा दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी, भाई ये काम कैसे करता है, कि जब आप काम करोगे, आप समझोगे, हम लोग बैठ के समझेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, देन ओनली वी कैन चेंज द थॉट। आपकी प्रॉब्लम को हम ठीक करवाएंगे, नहीं तो हम ठीक नहीं करवाएंगे। एंड कंडक्ट द असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या है, यही सारी चीजें कि कोर बिलीफ क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, एटीट्यूड उसके पीछे क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या यूज कर रहा है वो, उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल बिहेवियर चेंजेस क्या हो रहे हैं, वो सारी चीजें ही इसका आता है आपका, इसके अंदर आता है असेसमेंट में। वो चीजें हम निकालने की कोशिश करते हैं क्लाइंट से, और उसके बाद एक ब्रॉड गोल सेट कर लेते हैं कि भाई यही एरियाज प्रॉब्लम के एरियाज हैं, इन पे हम काम करेंगे। इलिसिट फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट, और पेशेंट से भी आप फीडबैक लेते हो कि जो मैं ऐसे ऐसे ये चीज समझ पा रहा हूँ, अगर तो उसका भी व्यू आप लेते हैं कि भाई ये चीज ठीक है नहीं है, या वो क्या कहता है, अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई भी करते हैं उन सारी चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये गोल है, ऐसा नहीं। पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट यानी क्लाइंट का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही होता है आपके साथ में। ठीक है, उससे आप फीडबैक सारा कुछ लेंगे।
अब असेसमेंट में क्या क्या हम पूछते हैं, क्या क्या करते हैं, वो पेशेंस डेमोग्राफिक की, ए नेम, ए सेक्स, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या जॉब करता है या पढ़ाई करता है, सारी चीजें। चीफ कंप्लेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम के साथ में आपके पास आया है, अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। हिस्ट्री उसकी लेंगे कि भाई कब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, किस इवेंट के बाद में शुरू हुई, वो सारी चीजें। कैसे उसने उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, यानी कोपिंग स्ट्रेटेजीज। और क्या वो मॉल एडाप्टिव हैं या एडॉप्टिव हैं। एडॉप्टिव मॉल एडाप्टिव दोनों तरह के होते हैं। मान लिया स्ट्रेस हुआ किसी को, किसी ने जाके ड्रिंक कर लिया, किसी ने जाके एक्सरसाइज कर लिया, तो पहली वाली मॉल एडाप्टिव हो गई। एक्सरसाइज किया, उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, स्ट्रेस कम हुआ, तो आगे भी वो और स्ट्रेस झेल सकता है। लेकिन दूसरा वाला जिसने ड्रिंक किया था, वो पता चला जब भी स्ट्रेस होता है ड्रिंक कर लेता है, उसकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, वो डिपेंडेंट हो जाएगा उसके ऊपर, तो वो रॉन्ग कोपिंग स्ट्रेटीज या माल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं। देन आता है साइकेट्री से कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जैसे साइकेट्री इंक्लूडिंग काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या लिए उसने, वो कभी हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ, कभी मेडिकेशंस तो नहीं लिए, कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट्स तो नहीं हुआ, अभी आज की डेट में उसकी कंडीशन क्या है, कोई उसको ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई उसको पहले कभी कोई बीमारी लाइक रही हो, बीपी का या कुछ कोई भी बड़ी छोटी बीमारी कोई भी हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं रही है। फैमिली में किसी को साइकेट्रिक इश्यूज तो नहीं रहे हैं, करंट स्टेटस किसका उनका क्या है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री बच्चों के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब चलना, बोलना, उठना, बैठना शुरू किया उन्होंने, जो हम जनरल केस हिस्ट्री लेते हैं। एंड जनरल फैमिली हिस्ट्री कैसी है, फैमिली में उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, कौन लोग हैं, कौन डिसीजन मेकर है, आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, सारी चीजें। सोशल हिस्ट्री कि उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है आसपास से बराबर के बच्चों के साथ या बड़े लोगों के साथ। पढ़ाई उसने कैसी की है, कि ड्रॉप आउट तो नहीं हुआ है, कैसे मार्क्स आते थे, स्कूल से कोई शिकायत तो नहीं आती थी। ऑल दोस थिंग एजुकेशनल हिस्ट्री, खासतौर पे बच्चों के केस में मैं बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोकेशनल हिस्ट्री, अगर काम किया है उसने कुछ तो उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या काम किया है, कितनी जगह काम किया है, क्यों छोड़ा है, अभी क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हिस्ट्री, मतलब वो पूजा पाठ पहले से करता है अभी नहीं करता है, या उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियस स्पिरिचुअल बिलीफ्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें। या वो कुछ घटे बढ़े तो नहीं है ड्यूरिंग दिस इलनेस, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड स्ट्रेंथ उसकी क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्या स्ट्रेंथ है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वैल्यूज सिस्टम उसका क्या है, उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ये सारी चीजें हम असेसमेंट फेज में जानने की कोशिश करते हैं। एक तरह से पूरी हिस्ट्री, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस हम निकालने की कोशिश करते हैं जब हम उससे बात करते हैं। और इसके अलावा कि असेसमेंट, जब फाइनल असेसमेंट हमारा होता है तो फैमिली मेंबर्स हैव अकम्पनीड पेशेंट टू द ऑफिस। यू माइट नाउ आस्क पेशेंट वेदर दे वुड लाइक टू इनवाइट देम इनटू द सेशन। ये पेशेंट का राइट होता है, क्लाइंट का राइट, कि वो अपनी रिपोर्ट के बारे में फैमिली मेंबर्स को बताए या डिस्कस करें, उनके उनके सामने डिस्कस करें या अलग से डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि आप पता चला फैमिली मेंबर्स को जज करना शुरू कर देंगे तो भी दिक्कत होगी, तो उससे पूछ के ही होगा जो भी होगा, कंसेंट के साथ में। अगर कोई चीज़ वो चाहता है कि उसके फैमिली मेंबर को ना पता लगे तो आप नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट अगर कहीं पे सुसाइड या होमोसाइड का कहीं पे आता है, वो किसी को मारने की बात कर रहा है या खुद को मारने की बात कर रहा है, उसमें फिर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, वो आप उसको बोल सकते हैं। तो अब उसमें आप ये भी पूछोगे फैमिली को इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी होता है, तो फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम के बारे में, चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या है, क्या उसकी पॉजिटिव बातें हैं, क्या पर्सन की नेगेटिव बातें हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो सब फैमिली मेंबर से भी एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। और आप जब सारा कुछ कर लेते हैं तो पेशेंट और फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं कि आपने क्या समझा, उसको समराइज़ करते हैं। और उसका एक ट्रीटमेंट प्लान भी बनाते हैं जो पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि भई ये चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं या करेंगे, है ना? उस पे भी हम लोग काम करते हैं। तो अब अ, रिलेटिंग योर एक्सपीरियंस माने एक्सप्लेन टू पेशेंट्स व्हाट यू विल नीड टाइम टू रिव्यू योर नोट्स। अगर वो कोई पूछता है आपसे, जैसे आपने असेसमेंट किया और तुरंत आपसे पूछता है बताओ क्या हुआ, तो आप बोलोगे ठीक है, मैंने हिस्ट्री लिए सारी चीज, इसको मैं एनालाइज करूंगा, फिर आपसे मैं इसके बारे में बात करूंगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा आपने देखा, आप सभी बात की, आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको टाइम चाहिए होता है, डेफिनेटली सभी को टाइम चाहिए, तो समटाइम यू कैन
मतलब अगर इफ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन टेल देम कि ठीक है, आई नीड टाइम, आई विल समराइज इट एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। तो वो किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, ट्रीटमेंट प्लान हम उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फैमिली के साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो हम गोल सेट, भाई ट्रीटमेंट प्लान कर लिया तो गोल्स भी सेट हो गए कि क्या हमें अचीव करना है, क्या कहाँ किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसको हमें कैसे कम करना है, इस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। देन डीलिंग विद एक्सपेक्टेशन फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट या फैमिली का होता है कि भाई ट्रीटमेंट कैसे होगा, फायदा कैसे होगा, कैसे होगा, तो उसकी उनकी ट्रीटमेंट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कि आप जो आया है, पता चला उसको लगा कि एक बार बात करेंगे सब ठीक हो जाएगा, या उसको लग रहा है कि अचानक से कुछ जादू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, या उसको लग रहा है कि भाई क्या कहते हैं, 2 सेशंस लेंगे या 10 सेशंस लेंगे और एकदम पूरी तरह से ठीक होके ये काम पे जाने लगेगा, ये करे। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ये डिपेंड करेगा कि वो कैसा होगा। तो आपने आपको क्या लग रहा है, और पेशेंट की फैमिली का और पेशेंट के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रीटमेंट से, उसको समझना। अगर वो अनरियलिस्टिक है तो उनको रियलिस्टिक की तरफ लेकर आना है, हमारा काम होता है। तो दैट वी शुड डू। अदरवाइज क्या होगा, आपने पता चला कई बार लोग कई बार ट्रेन नहीं होते हैं, बोल देते हैं हाँ हाँ मेरे पास आ गए, बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट आफ्टर 2-3 सेशन जब चेंजेस नहीं होते हैं, पता चला, तो आपका रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट खराब होगा, थेरेपेटिक रिलेशनशिप, और वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो सही भी चीजें हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, और आपके भी जो आपने जो फॉल्स प्रोमिसेस किए थे उसकी वजह से थेरेपी या काउंसलिंग के जो सेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हमेशा रियलिस्टिक रहना है, कभी भी आप उनको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेंगे, ठीक है। देन हमारा आता है गोल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेशन। तो स्ट्रक्चर मतलब एक सेशन में क्या क्या होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो वो आपको बताता हूं मैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है, गोल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेशन। तो गोल्स में स्टेब्लिश रैपो, पहली चीज क्या है भाई, रैपो स्टेब्लिश होना चाहिए। ट्रस्ट विद द पेशेंट, नॉर्मलाइज देयर डिफिकल्टीज एंड इंस्टिल होप। आपको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने हैं, साथ साथ आपका ये भी काम है कि उसकी एक होप बने रहे, इंस्टिल होप, कि उसको लगे कि हाँ आए हैं तो उसका कुछ फायदा होगा, ठीक होगा, मैं ठीक होगा, तो एक होप बनी रहे उसकी। वो सोशलाइज पेशेंट इनटू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में उसको बताना क्या होता है, एजुकेट करना, क्या डिसऑर्डर है, हमारा मॉडल क्या है कॉग्निटिव, क्या थेरेपी में हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को हम इस कैसे समझ रहे हैं, और क्या स्टेप्स हम लेंगे। और डेटा हम उससे सारा जो भी कलेक्ट करना होता है सारा लेते हैं। डेटा मतलब जो हमने पहले बात की थी वो सारी चीजें की, नेम, एज, डेमोग्राफिक्स एंड डेवलपमेंटल, ऑक्यूपेशनल, सारी डिटेल्स जो मैंने अभी पहले बात की थी वो। तो वो डेटा हम लोग इकट्ठा सारा करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करके कंसेप्चुलाइज करते, गोल बनाते हैं कि क्या क्या गोल हैं हमारे, उनकी एक लिस्ट हम बनाते हैं। एंड हाउ वी, कौन सी प्रॉब्लम हम पहले लेंगे, कौन सी दूसरे पे लेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप पे हम लोग चलते जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो हम सेशंस में निकालते हैं। एंड देन फर्दर सेशन में जो आगे के सेशंस होते हैं, इनिशियल सेशन हो गया, फिर उसमें क्या होगा कि हर एक सेशन में जब आप सेशन लेते हो तो ये 3 फेजेज, इनिशियल, मिडिल एंड एंड पार्ट। इनिशियल फेज में कि भाई आज की डेट में उसका मूड कैसा है ना। सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा अभी उसका पिछले हफ्ते कैसा रहा, मतलब डू ए मूड चेक, कैसा मूड रहा, क्या चीजें उसने की, क्या नहीं कर पाया, वो हम लिखते हैं। ये नोट डाउन करना होता है, नोट्स बना के आप अपने स्कूल्स में या जहां भी काम करते हैं रख सकते हैं कि हमने क्या बात की क्लाइंट से, वो रिपोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं। ऑब्टेन अपडेट की भाई उसने क्या किया, क्या इंप्रूवमेंट आया, तो वो सारी चीजें हैं, उसका मूड कैसा रहा, उसने क्या किया, वो अपडेट आप लेते हो। एंड डिस्कस द पेशेंट्स डायग्नोसिस एंड डू साइकोएजुकेशन। साइकोएजुकेशन उसको बड़ा बताना, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें हैं, कैसे समझे, क्या सारी चीजें वो आपने किया है, कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर किए उसको। मिडिल सेशन में क्या होता है कि भाई आज का हमारा गोल क्या है ना।
आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड सेट गोल्स कि आज का क्या गोल और वो सारी चीजें हैं। एजुकेट द पेशेंट्स अबाउट द कॉग्निटिव मॉडल कि क्या है, ये इनिशियल लेवल की बात है। एंड डिस्कस ए प्रॉब्लम, उसके साथ डिस्कस करना, उसको एक समरी प्रोवाइड करना, उसको होमवर्क देना और फीडबैक लेना कि भाई जो भी सारी चीजें हुई। फर्दर ये इनिशियल सेशन में, फर्दर सेशन में क्या होगा, लास्ट सेशन को आप रिव्यू करोगे पहले कि क्या दिया, होमवर्क किया कि नहीं किया, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था वो। सेकेंड सेशन में आप जो ट्रीटमेंट है वो इम्प्लीमेंट करोगे कि भाई क्या कर रहे हैं हम, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, अगर कुछ करना है सेशन के अंदर उससे जो थर्ड प्रोसेस इलिसिट करने हैं, जो भी सारी चीजें करनी है वो आप ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करते हो। एंड में क्या होता है कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, अगला होमवर्क क्या होगा और क्या कहते हैं नेक्स्ट उसको कब आना है, वो सारा उसके अंदर थर्ड फेज में डिसाइड होता है। तो ऐसे ही आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे पहला 5 to 10 मिनट्स फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना, एंड देन 10 to 20 25 मिनट्स, 20 मतलब 20 मिनट्स का आपका करीब मिडिल पार्ट हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो 10-30 हो गया एंड देन 10-15 मिनट्स, आप 10 मिनट्स आपका क्या कहते हैं टर्मिनेशन के टाइम पे एंड ऑफ सेशन में होगा। तो इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 5 to 10 मिनट, मिडिल पार्ट सबसे बड़ा आप कह सकते हैं होता है। तो इस तरह से टोटल 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का आपका सेशन होता है। इस तरह से आप धीरे 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 एक एक प्रॉब्लम को लेते जाते हैं, एक एक गोल्स को लेते जाते हैं और पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करते हैं, टीच करते हैं कि कैसे सीखना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, टेक्निक्स उसको सिखाते हैं, कैसे थॉट इवेलुएट करने हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये एक बेसिक है सारा सीबीटी के बारे में। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं।